स्वागत है। आज हमारे पास मृदा विज्ञान यानी सॉइल साइंस का एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय है, मृदा जल। सॉइल वाटर, हाँ, ये उन सभी के लिए एक कॉर्नरस्टोन टॉपिक है जो कृषि या सिविल इंजीनियरिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे पास इससे जुड़ा काफी सारा स्टडी मटेरियल है, तो हमारा मिशन है इस टेक्निकल चैप्टर को मतलब परत दर परत खोलना। बिल्कुल। और इसके जो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाएं हैं, उन्हें इस तरह से समझना कि वो रटने ना पड़ें, बल्कि दिमाग में बैठ जाएं। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहली बात तो यही दिमाग में आती है कि मिट्टी में पानी का मतलब सिर्फ गीलापन नहीं है, ये तो पूरे इकोसिस्टम का पावर हाउस है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये पौधों के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसा है। यही पानी पोषक तत्वों को जड़ों तक पहुंचाता है, मिट्टी के तापमान को कंट्रोल करता है और सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों को भी चलाता है। हाँ, सोर्स मटेरियल की शुरुआत में ही जल चक्र का जिक्र है, जो हमें याद दिलाता है कि मिट्टी का पानी कोई अलग चीज नहीं, बल्कि उसी बड़े सिस्टम का एक हिस्सा है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। पानी के मॉलिक्यूल से शुरू करते हैं। H2O दिखने में बड़ा सिंपल लगता है, पर सोर्स मटेरियल में इसकी टेट्राहीड्रल संरचना का जिक्र है। ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये शेप ही सब कुछ है। इसी टेट्राहीड्रल बनावट की वजह से ऑक्सीजन के सिरे पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, तो इससे वो एक छोटे चुंबक जैसा बन जाता है, जिसे डाइपोल कहते हैं। एग्जैक्टली। और यहीं से इसकी सारी जादुई प्रॉपर्टीज शुरू होती हैं। और मेरा अंदाजा है कि इसी चुंबक वाले गुण की वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपकते हैं, जिसे हम केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। बिल्कुल, यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी को उसकी सुपर पावर्स देती है। इसी वजह से पानी का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा है, उसकी स्पेसिफिक हीट भी। मिट्टी के लिहाज से सोचे तो इसका मतलब है कि मिट्टी बहुत जल्दी गर्म या ठंडी नहीं होती। सही। ये एक बफर की तरह काम करती है, जो पौधों की जड़ों को तापमान के झटकों से बचाती है। एग्जाम में अक्सर ये लिंक पूछा जाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, उससे पोलैरिटी, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उससे पानी के यूनिक गुण। वाह, ये तो पूरी चेन रिएक्शन है। अच्छा, अब यहाँ से मामला और दिलचस्प हो रहा है। सोर्स मटेरियल कहता है कि मिट्टी में मौजूद सारा पानी पौधों के काम का नहीं होता। हाँ, ये तो ऐसा हुआ कि बैंक में पैसा है, पर आप निकाल नहीं सकते। हाँ, बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और परीक्षाओं के लिए ये क्लासिफिकेशन सबसे जरूरी है। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है। पहला है गुरुत्वाकर्षण जल या ग्रेविटेशनल वाटर। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये वो पानी है जो भारी बारिश के बाद मिट्टी के बड़े बड़े छिद्रों में भर जाता है और ग्रेविटी के असर से सीधा नीचे बह जाता है। फटाफट निकल जाता है, पौधे से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते होंगे। बिल्कुल नहीं, ये जड़ वाले जोन से इतनी तेजी से गुजर जाता है कि पौधे से पकड़ ही नहीं पाते। इसके बाद आता है असली हीरो, केशिका जल, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर, ये वो पानी है जो मिट्टी के कणों के बीच की बारीक नलियों में सरफेस टेंशन की वजह से गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ भी टिका रहता है। जैसे एक स्ट्रॉ में पानी थोड़ा ऊपर चढ़ जाता है। अच्छा, तो यही वो पानी है जो पौधों के लिए असल में अवेलेबल है। हाँ, यही है वो। ठीक है, तो एक बह गया, दूसरा पौधों ने पी लिया। अब तीसरे का क्या काम है? तीसरा वाला ही आपकी एनालॉजी का वो धोखेबाज पानी है। अच्छा। आर्द्रता ग्राही जल, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये पानी की एक बहुत ही पतली फिल्म होती है जो मिट्टी के कणों से इतनी मजबूती से चिपकी होती है मानो फेविकोल का जोड़ हो। मतलब पौधे उसे खींच ही नहीं पाते। मिट्टी में पानी होते हुए भी पौधा प्यासा मर सकता है। ये तो वाकई काउंटर इंट्यूटिव है। तो मतलब पौधे सिर्फ केशिका जल ही इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, मुख्य रूप से। तो फिर हमें ये जानना होगा कि इस उपयोगी पानी की सीमाएं क्या हैं, और यहीं पर सोर्स मटेरियल में दिए गए क्षेत्र क्षमता और स्थायी म्लानी बिंदु जैसे शब्द आते हैं ना? एकदम सही ट्रांजिशन है। ये दोनों शब्द ही उपयोगी पानी के टैंक की ऊपरी और निचली लिमिट्स तय करते हैं। ठीक है। क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी, जिसे FC कहते हैं, वो पॉइंट है जब सारा गुरुत्वाकर्षण जल बह चुका होता है और मिट्टी में सिर्फ केशिका जल बचता है। हाँ, ये आइडियल कंडीशन है जिसमें पौधे के लिए पानी और हवा दोनों मौजूद हैं। और स्थायी म्लानी बिंदु, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, PWP, नाम से तो बड़ा डरावना लग रहा है। ये डरावना ही है। PWP वो पॉइंट है जब मिट्टी इतनी सूख जाती है कि पौधे पानी की कमी से मुरझा जाते हैं। और अगर अब आप पानी डालेंगे भी तो भी वो ठीक नहीं होंगे। हाँ, अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब अगर आप इन दोनों को जोड़कर देखें, क्षेत्र क्षमता पानी की ऊपरी सीमा है और म्लानी बिंदु निचली सीमा।
तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो पानी है वही अवेलेबल वाटर हुआ, मतलब AWC = FCPWP। देखिए फॉर्मूला तो यही बातों बातों में बन गया। और यही फॉर्मूला प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। सिंपल, लॉजिकल और बेहद जरूरी। चलिए अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो सुनने में थोड़ा भारी लगता है, मृदा जल विभव, सॉइल वाटर पोटेंशियल। सोर्स बताता है कि ये मिट्टी में पानी की एनर्जी स्टेटस को मापने का तरीका है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए कि पानी आलसी है। अच्छा वो हमेशा ज्यादा ऊर्जा वाली जगह से कम ऊर्जा वाली जगह की ओर बहता है। जैसे गेंद पहाड़ी से नीचे लुढ़कती है। सॉइल वाटर पोटेंशियल बस पानी की इसी ऊर्जा के लेवल को मापता है। ठीक है। और कुल पोटेंशियल, जिसे हम psi-T कहते हैं, वो असल में 4 अलग-अलग ताकतों का जोड़ है। एक मिनट, यहाँ 4 अलग-अलग ताकतें काम कर रही हैं। ये तो एक टग ऑफ वॉर जैसा लग रहा है। हाँ, कह सकते हैं। पहली है गुरुत्वाकर्षण विभव, psi-G। ये तो सीधी-सीधी ग्रेविटी है, जो पानी को हमेशा नीचे खींचती है। सिंपल। दूसरी है दाब विभव, psi-P, जो पानी के ऊपर के दबाव से पैदा होती है। तीसरी है परासरणी विभव, psi-O, जो पानी में घुले हुए नमक या सोल्यूट्स की वजह से होती है। ठीक है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, प्रेशर धक्का दे रहा है और नमक अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन ये चौथा मैट्रिक विभव, psi-M, ये सुनने में सबसे टेक्निकल है। क्या हम इसे मिट्टी का स्पंज वाला गुण कह सकते हैं, जो पानी को सोख कर रखता है? बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। मैट्रिक विभव ठीक वही स्पंज वाला गुण है। ये मिट्टी के कणों की पानी को अपनी सतह पर चिपकाने की ताकत है। अच्छा। और चूंकि ये एक खींचने या सोखने वाली ताकत है, इसका मान हमेशा नेगेटिव होता है। असंतृप्त मिट्टी में जहां हवा और पानी दोनों होते हैं, यही मैट्रिक विभव पानी की आवाजाही का किंग होता है। तो अब जब हमें पता चल गया है कि पानी क्यों चलता है, तो अब सवाल आता है कि ये चलता कैसे है, मतलब इसकी स्पीड और फ्लो। इसके लिए डार्सी का नियम है ना? हाँ, हेनरी डार्सी का ये नियम सॉइल फिजिक्स की गीता जैसा है। ये नियम संतृप्त मिट्टी में, मतलब सैचुरेटेड सॉइल में, पानी के बहाव को डिस्क्राइब करता है। और ये कहता क्या है? आसान भाषा में ये कहता है कि पानी का फ्लो 2 चीजों पर निर्भर करता है। एक, मिट्टी कितनी पारगम्य है, जिसे हम हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कहते हैं, और दूसरा, ऊर्जा का ढलान कितना है, यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी और जितना ज्यादा ग्रेडियंट, उतनी ही तेजी से पानी बहेगा। बिल्कुल। ये तो हुई उस मिट्टी की बात जो पानी से पूरी तरह भरी हुई है। पर असल खेतों में तो मिट्टी अक्सर अनसैचुरेटेड होती है। वहां क्या होता है? वहां कहानी पूरी तरह बदल जाती है। जैसे जैसे मिट्टी सूखती है, पानी के बहने के रास्ते पतले होने लगते हैं और उनमें हवा भर जाती है। हाँ, इसका नतीजा ये होता है कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी तेजी से गिरती है। इसीलिए सूखी मिट्टी में पानी बहुत धीरे धीरे फैलता है। सोर्स में एक और बड़ा दिलचस्प टर्म है, मृदा जल हिस्टेरिसिस, सॉइल वाटर हिस्टेरिसिस। मतलब मिट्टी के सूखने और गीला होने का गणित अलग-अलग है। हाँ, बिल्कुल। हिस्टेरिसिस का मतलब ही यही है कि सिस्टम का रास्ता जाते हुए और आते हुए अलग-अलग होता है। लेकिन मिट्टी के केस में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि एक ही सक्शन फोर्स पर सूख रही मिट्टी में गीली हो रही मिट्टी के मुकाबले ज्यादा पानी होता है। पर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। सोर्स में इंक बॉटल प्रभाव का जिक्र है। इंक बॉटल? हाँ, सोचिए एक पुरानी स्याही की बोतल जिसका गला पतला और पेट चौड़ा है। उसे भरने में, यानी मिट्टी को गीला करने में, पानी को उस पतले गले से धकेलना मुश्किल होता है। सही बात है। लेकिन खाली करते समय, यानी सूखते समय, पानी चौड़े पेट से आसानी से बाहर आ जाता है। मिट्टी के छिद्र भी ऐसे ही अलग अलग आकार के होते हैं। अच्छा, और दूसरा कारण? दूसरा कारण है हवा का फंसना, एयर एंट्रैपमेंट। गीला होते समय कुछ हवा छिद्रों में फंस जाती है, जिससे पानी की मात्रा कम हो जाती है। अब जरा प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। वैज्ञानिक और किसान असल में मिट्टी में पानी की मात्रा मापते कैसे हैं? सबसे पुराना तरीका क्या है? सबसे बेसिक और गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका है ग्रेविमेट्रिक विधि। इसमें आप बस मिट्टी का सैंपल लेते हैं, उसे तौलते हैं, फिर उसे ओवन में 105 डिग्री सेल्सियस पर सुखाते हैं, जब तक उसका वजन स्थिर ना हो जाए। हाँ, और फिर उसे दोबारा तौलते हैं। वजन में जो कमी आई वही पानी है। ये 100% एक्यूरेट है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग और डिस्ट्रक्टिव है। मुझे याद है कॉलेज में ये करना पड़ता था।
पूरा दिन निकल जाता था। तो इससे बेहतर और स्मार्ट तरीके कौन से हैं? इससे स्मार्ट तरीकों में एक है टेंसियोमीटर। ये डिवाइस सीधे मिट्टी का मैट्रिक विभव या सक्शन मापता है। यह सिंचाई के लिए बहुत उपयोगी है। कैसे? ये बताता है कि पौधे को पानी खींचने में कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। जब सक्शन एक तय सीमा से ज्यादा हो जाता है तो मतलब सिंचाई का समय आ गया है। और सोर्स में न्यूट्रॉन मीटर और टीडीआर का भी जिक्र है, जो काफी हाईटेक लगते हैं। हाँ, न्यूट्रॉन नमी मीटर एक प्रोब होता है जो तेज न्यूट्रॉन छोड़ता है। ये न्यूट्रॉन जब पानी में मौजूद हाइड्रोजन से टकराते हैं तो स्लो हो जाते हैं। डिटेक्टर इन स्लो न्यूट्रॉन को गिनता है और इनकी संख्या सीधे सीधे पानी की मात्रा को बताती है। बिल्कुल, ये फास्ट है, नॉन डिस्ट्रक्टिव है। लेकिन न्यूट्रॉन मीटर में तो रेडियो एक्टिव सोर्स का इस्तेमाल होता है। क्या ये इसे फील्ड में इस्तेमाल के लिए थोड़ा खतरनाक और जटिल नहीं बनाता? आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। इसी वजह से इसके लिए लाइसेंस और खास ट्रेनिंग की जरूरत होती है। और इसका इस्तेमाल कम हो गया है। हाँ, इसीलिए आजकल सबसे पॉपुलर तरीका है टीडीआर, यानी टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमेट्री। ये कैसे काम करता है? ये मिट्टी में 2-3 रॉड डालकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भेजता है और उसके वापस आने का समय मापता है। ये तो रेडार जैसा लग रहा है। एक तरह से है भी। पल्स की स्पीड मिट्टी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करती है। अब पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगभग 80, सूखी मिट्टी 3 से 5 से बहुत ज्यादा होता है। तो पल्स जितनी धीमी होगी, मतलब मिट्टी में पानी उतना ही ज्यादा है। एग्जैक्टली। ये बेहद सटीक, तेज है और इसे पूरी तरह ऑटोमेट भी किया जा सकता है। ठीक है, ये तो बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव था। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक प्रतियोगी परीक्षा के उम्मीदवार के लिए टॉप 3-4 टेकअवेज क्या होंगे? सबसे पहला, पानी के 3 रूपों गुरुत्वाकर्षण, केशिका और आर्द्रताग्राही के बीच का फर्क एकदम साफ होना चाहिए। और ये भी कि पौधे के लिए कौन सा अवेलेबल है और कौन सा नहीं है। सही। दूसरा टेकअवे मेरे हिसाब से होगा वो जादुई फॉर्मूला, अवेलेबल वाटर इक्वल्स फील्ड कैपेसिटी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। बिल्कुल। तीसरा, सॉइल वाटर पोटेंशियल की अवधारणा को रटना नहीं, समझना है। बस ये याद रखना है कि पानी हमेशा हाई टोटल पोटेंशियल से लो टोटल पोटेंशियल की तरफ जाएगा। और असंतृप्त मिट्टी में मैट्रिक विभव सबसे बड़ा खिलाड़ी है। हाँ, और आखिर में नमी मापने की अलग अलग विधियों के पीछे का प्रिंसिपल पता होना चाहिए। जैसे ग्रेविमेट्रिक मेथड वजन पर आधारित है, टेंसियोमीटर सक्शन मापता है, न्यूट्रॉन मीटर हाइड्रोजन को पकड़ता है और टीडीआर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इस्तेमाल करता है। परफेक्ट समरी। ये वाकई बहुत जानकारीपूर्ण था। सोर्स मटेरियल में इन कैलकुलेशंस पर कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स भी हैं। मुझे लगता है लिसनर्स के लिए उन पर एक नजर डालना बहुत अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाता हूं। हमने आज मिट्टी में पानी की फिजिक्स की बात की, इक्वेशंस, लॉज, लेकिन इसे बड़ी तस्वीर में देखिए। जलवायु परिवर्तन से बारिश का पैटर्न बदल रहा है, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़। ऐसे में मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता, उसे रोके रखने की क्षमता, इन सबको समझना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की खाद्य सुरक्षा और जल प्रबंधन की चुनौतियां से निपटने के लिए भी जरूरी हो जाता है। हाँ, ये सिद्धांत जो किताबों में हैं, ये असल में हमारी दुनिया का भविष्य तय कर रहे हैं।